जय हिंद। आज हम लोग मूल विधि को पढ़ेंगे। मूल विधि के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये सब्जेक्ट बेहद एक तरह से जटिल भी रहता है और ये बहुत समझने वाला एक सब्जेक्ट होता है। चलिए लिखा शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मूल विधि। ये जटिल या एक तरह से जो थोड़ा टफेस्ट जो बैठता है, टफ इसलिए लगता है हमें क्योंकि हमने अब तक ये पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमें टफ लगता है। वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अब तक जब हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, जब तक हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टफ लगता है। मूल विधि में देखो आपसे पूछी क्या जाती है। आमतौर पर इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, आरपीसी, एफआईआर, एनसीआर, इन सब बातों का जिक्र किया जाता है। इनमें एक तो आपसे इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और ये क्या क्या है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आज हम लोग सारी बातों पर चर्चा करें। चलिए लेकर शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो है आपकी, उसको हम देखते हैं आईपीसी। आईपीसी इसको बोला जाता है इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता ये 1860 में बन करके तैयार हुआ था, तो इसके सामने 1860 लगा रहता है। तो आईपीसी या इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 क्या होता है, किसी भी अधिनियम के सामने अगर कोई वर्ष लगा हुआ है तो या तो वह उसके बनने का वर्ष होता है या वह उसके लागू होने का वर्ष होता है। तो आपका भारतीय दंड संहिता 1860 में बन करके तैयार होती है। और जब मैं आपको संवैधानिक विकास पढ़ा रहा था तो वहां मैंने जिक्र किया था प्रथम विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही आपका भारतीय दंड संहिता को अंतिम रूप दिया गया था, इसको तैयार किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले को इनका इसका जनक माना जाता है, क्योंकि वे उस समय प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष हुआ करते हैं। इसके बाद एक होता है आपका सीआरपीसी। सीआरपीसी इसकी फुल फॉर्म आपसे दो पूछ ली जाती है, पूछी तो दो नहीं जाती, अलग अलग आपको उन्हीं को बोला जाता है, लेकिन आपको दोनों बता दूं। इसको सीआरपीसी को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बोलते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी बोला जाता है। इसके फुल फॉर्म में आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बोला जाता है, या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता या फिर 1973 यानी कि 1973 में ये एक तरह से बन करके तैयार हुई थी, 74 में जाकर के लागू होती है। ये क्या क्या होती है आप इसको समझिएगा, इनमें होता क्या क्या। देखो आईपीसी, आपने अपराध क्या किया है और उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है, ये सारी बातें आईपीसी में यानी कि भारतीय दंड संहिता में आपकी अंतर्निहित है। ये इनमें सारी बातों को आप इसमें उल्लेख किया गया है। आपने अपराध क्या किया है और उसमें एक तरह से सजा का क्या प्रावधान है, ये सारी बातें आईपीसी में होगी। इसके बाद सीआरपीसी क्या होती है इसको भी समझिएगा। जैसे अपराध हो चुका है, अपराध पूर्ण हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचता है, तो पुलिस की जो कार्रवाई आगे चलती है वो आपकी सीआरपीसी के अंतर्गत आती है। अपराध पूर्ण होने के बाद जैसे मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस की जो प्रक्रिया चलती है, पुलिस की जो कार्रवाई चलती है वो आपकी सीआरपीसी के अंतर्गत चलती है। ये होता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। और आप लोग एक छोटा सा नाम इनको और याद रखना, भारतीय दंड संहिता को मौलिक विधि कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता को क्या कहा जाता है जी? मौलिक विधि कहा जाता है। और दंड प्रक्रिया संहिता को प्रक्रियात्मक विधि कहा जाता है। प्रक्रियात्मक विधि कहा जाता है। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और भी बनता है कि जब आईपीसी आपका लागू हुआ था या आईपीसी बन करके तैयार हुआ था, तो इसमें उस समय 511 धाराएं तथा 23 अध्याय हुआ करते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसमें 511 धाराएं थी और 23 अध्याय थे, किसके अंतर्गत? आपके आईपीसी के अंतर्गत। इसके अलावा कभी कभार आपसे एक फुल फॉर्म और पूछ ली जाती है आरपीसी। इसको बोलते हैं रणवीर पैनल
कोड, रणबीर पैनल कोड आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसके बारे में बाकी हम आगे चल करके चर्चा जरूर करेंगे। तो ये आपके तीनों के बारे में। अब देखो क्या होता है मामला, अपराध किस प्रकार होता है और अपराध कब कोई कार्य आपका अपराध बनता है। अपराध के तत्व को हम लोग समझते हैं। अपराध के तत्व आप इसको तब तक नोट कर लीजिएगा। अपराध के तत्व को समझते हैं। अपराध के तत्व, कैसे कोई कार्य अपराध बनता है इसको हम लोग समझते। चलिए देखिए, अपराध कैसे होता है, आपके द्वारा किया गया कोई कार्य या कृत्य, या आपके द्वारा किसी कार्य का लोप किया जाना, आपके द्वारा कोई कार्य करना, कोई कृत्य करना अथवा उसका लोप करना, ये तो एक बात हुई। जो दूसरी बात है कि उसके पीछे आपका आशय क्या है, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, उस कार्य को करने के पीछे अथवा न करने के पीछे आपका इंटेंशन यानी आशय क्या है। ये आपके दो तत्व होते हैं, किसके, आपके अपराधी। इनको समझने की कोशिश करो। देखो, हम अपराधी कब बनते हैं, जाहिर सी बात है कि जब हम कोई कार्य कर देते हैं और वो कार्य हमारा गलत होता है, यानी कि उसका आशय जब गलत होता है तो वो आपका अपराध बनता है। हम किसी कार्य को करने के बाद अपराधी बनते हैं। या आपको यही बात बता रहा है कि किसी कार्य को करना और उसका आशय आपका क्या है ये। लेकिन दूसरी बात है इसमें लोप का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करना या उस कार्य को न करना, किसी कार्य को न करना। कभी कभी हम किसी कार्य को न करने के बावजूद भी अपराधी साबित हो जाते हैं। कैसे, लोप को समझिएगा आपको, कैसे कार्य का लोप होता है। मान लीजिए आपकी कस्टडी में कोई व्यक्ति है और वो आपकी कस्टडी में 3 या 4 दिन से, पिछले 3-4 दिन से मौजूद है। आपने उसको 4 दिन से 5 दिन से पिछले भोजन नहीं दिया है, पानी नहीं दिया है, इस कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ आपने एक कार्य का लोप किया है। किस कार्य का लोप किया है, आपके ऊपर जिम्मेवारी थी, आपका दायित्व था कि आप उसे भोजन दीजिए, पानी दीजिए, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है, आपने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया है। अब आप अपराधी बन चुके हैं क्योंकि उस व्यक्ति की आपकी कस्टडी में मृत्यु हो चुकी है। तो यही है कि आपने कार्य का लोप किया है, अर्थात जो कार्य आपको करना चाहिए था आपने वो कार्य नहीं किया, तो अब आप यहाँ अपराधी बन गए। तो दोबारा फिर समझिएगा, हम अपराधी किसी कार्य को करके भी बनते हैं और कभी कभी किसी कार्य को न करके भी बनते हैं। तो एक तत्व आपका ये हुआ। दूसरा तत्व है कि हमारे उस कार्य के करने के पीछे का आशय क्या था। अगर हमारे इस कार्य के करने के पीछे अथवा इस कार्य के लोप के पीछे हमारा आशय गलत था, मैलाफाइड था, मैलाफाइड अर्थात गलत था, तो यहाँ अपराध पूर्ण हो जाता है, हमने अपराध किया है। अगर हमने किसी व्यक्ति को जोर से धक्का दिया है और उसको धक्का देने के एक पीछे हमारा आशय गलत था। कई बार कि हम किसी को जान बचाने के लिए कहीं से धक्का दे देते हैं, वो ठीक है क्योंकि हमारा आशय उसकी जान बचाना था। लेकिन किसी को हमने टक्कर मार दी है, किसी को कहीं से ऊपर पहाड़ से धक्का दे दिया है, यानी कि हमारा आशय गलत था, हमारा आशय उसकी जान लेना था या उसको घायल करना था। तो जहाँ भी हमारा आशय गलत हो जाता है वहीं आपका अपराध पूर्ण हो जाता है। आपने उसको भोजन किस वजह से नहीं दिया, उस जो आपके कस्टडी में व्यक्ति था, माता पिता अपने बच्चे को, छोटे बच्चों को अगर भोजन न दे और एक तरह से उनका आशय इस पर क्या था, अगर आशय गलत था तो आपको माता पिता भी अपराधी बन जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को भोजन देना उनका दायित्व था, उनकी एक जिम्मेवारी बनती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया। तो अगर इन सब के पीछे, आपके द्वारा किए गए कार्य के पीछे या आपके द्वारा कार्य का लोप करने के पीछे का आशय गलत था या मैलाफाइड था, तो आप अपराधी बन जाते हैं। तो इसी आधार पर अपराध सिद्ध हो जाता है, यानी कि अपराध आपका एक व्यक्ति अपराधी बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल और समझिएगा कि एक तरह से आशय को ही हम लोग एक घटना से और समझते हैं। जैसे किसी चोर को एक व्यक्ति की पॉकेट चुरानी है, एक व्यक्ति की पॉकेट में कुछ पैसे है, उसको चुराने हैं। तो उसने क्या किया, चोर ने उस व्यक्ति की जेब में हाथ डाला। अब जब उसने व्यक्ति की जेब में हाथ डाला तो उसने पाया कि यहाँ पैसे नहीं है, इसमें तो गन है। लेकिन उसी समय उस व्यक्ति ने उस चोर का हाथ पकड़ लिया और जब उनके बीच कुछ हाथापाई होने लगी, इस बीच गन चल जाती है।
और वो गन जैसे ही चलती है तो वह व्यक्ति जिसकी वह गन थी, जिसकी जेब में गन थी, वह घायल हो जाता है। अब एक तरह से चोर किस अपराध का भागी होगा ये डिपेंड करेगा उसका आशय क्या था। अगर उस चोर का आशय केवल चोरी करना था, केवल रुपयों को चुराना था, तो वो अलग सजा का भागी होगा, अलग अपराध का भागी होगा। लेकिन अगर उसका आशय जानबूझकर उस व्यक्ति को घायल करना ही था तो वह अलग अपराध का भागी होगा, वह अलग प्रकार का अपराधी माना जाएगा। तो ये आपका आशय पर ही डिपेंड करता है कि किसी कार्य को करने के पीछे या उसे न करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, आशय क्या है। अगर आशय आपका गलत है, मैलाफाइड है, तो अपराध पूर्ण हो जाता है और एक तरह से आप अपराधी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपराधी हो जाता है। आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। इसके बाद एक बात और हम लोग समझते हैं क्या, कि चोरी का अपराध, चोरी का अपराध, चोरी का अपराध किस प्रकार होता है, कैसे होता है। एक उदाहरण से आप लोग समझिए। पहले आप अपने दोस्त के घर गए, आपकी निगाह पड़ती है एक टेबल पर एक चैन रखी हुई है, चैन रखी हुई है, कोई अंगूठी रखी है या कुछ पैसे रखे हुए, सपोज वहाँ अंगूठी रखी हुई है और आपने देखा वह अंगूठी सोने की है और आपने इधर उधर देखा और उस अंगूठी को वहाँ से हटा दिया। जैसे आपने वह अंगूठी हटाई तो यहाँ चोरी की घटना पूर्ण हो जाती है, चोरी का अपराध आपका पूर्ण हो जाता है। आईपीसी की धारा 378, आईपीसी की धारा 378 इसमें बताया गया, चोरी की परिभाषा बताई गई है, चोरी का अपराध बताया गया है। चोरी की परिभाषा में इस प्रकार बताई गई है, यदि कोई व्यक्ति किसी की चल संपत्ति को बिना उसकी इजाजत के ग्रहण कर ले, बिना उसकी इजाजत के वहां से हटा ले, बिना उसकी इजाजत के उसको ले ले, तो चोरी का अपराध आपका पूर्ण हो जाता है। दोबारा भी समझिएगा, अगर आप किसी की संपत्ति को बिना उसकी इजाजत के वहां से हटा दे या उसको एक तरह से अपने पास ले ले बिना उसकी इजाजत के, तो यहाँ चोरी का अपराध पूर्ण हो जाता है। और आईपीसी की धारा 378 इसी बात को कहते हैं कि चोरी का अपराध आपका पूर्ण हो चुका है। तो आपकी चोरी की परिभाषा की चोरी होती कैसी है, चोरी का अपराध कैसे है। एक बात का आप लोग और ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया 511 धाराएं और आपके 23 अध्याय में छोड़ दीजिएगा 511 धाराएं, सारी धाराएं आपको कभी याद नहीं करनी पड़ती। आपको कुछ एक तरह से कुछ टॉपिक है जो आपको क्लियर करते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे अगर हमें एग्जाम से निकालना है आप लोग 511 धाराएं को याद कीजिएगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम से निकालना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। तो 511 की 511 धाराएं आपको याद नहीं करनी। महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज आपको जज करते हुए ये निकालनी है। और मैं आपको वही चीजें पढ़ाते हुए चलूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण, जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बने हुए हैं या आगे बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ये माइंड से बात निकाल देना कि सभी धाराएं हमें कंप्लीट करनी है। तो यहाँ चोरी का अपराध आपका पूर्ण हो जाता है, इनके आईपीसी की धारा 378 में चोरी की परिभाषा बताई गई। ठीक है जी, तो आप लोग इसको एक बार इसमें से अगर कुछ एक चीज और भी है, मैं आपको यहाँ ऐसे जैसे संविधान को पढ़ा रहा था यहाँ चीजें कम लिखूंगा, यहाँ चीजें मैं आपको समझाऊंगा ज्यादा। छोटी छोटी घटनाएं जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप उनके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आप उनके आधार पर एक दो घटना और अपने संज्ञान में भी ले सकते हैं और सोच भी सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप उनको नोट करते हुए चलना, लेकिन मैं आपको सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा। इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपराध के पक्षकार। अपराध के पक्षकार, देखिए अपराध के पक्षकार दो होते हैं, एक होता है पीड़ित और एक होता है अपराधी। कैसे कैसे समझिएगा। जिस व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है, जो किसी एक तरह से मान लीजिए किसी के साथ ठगी हुई है, तो जो ठगा गया व्यक्ति है वही आपका पीड़ित कहलाएगा। किसी के साथ मारपीट हुई है तो जिसके साथ मारपीट हुई है वही आपका पीड़ित कहलाएगा। तो एक पक्षकार आपका पीड़ित होता है और एक पक्षकार आपका अपराधी होता है, यानी जिसके द्वारा यह कार्य किया गया है, ठीक है, यह अपराध किया गया है। तो क्या होगा, पीड़ित किसके पास जाएगा, जाहिर सी बात है पुलिस के पास जाएगा।
पीड़ित किसके पास जाएगा? पुलिस के पास क्यों जाएगा? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी, पुलिस की है। तो ये पुलिस के पास जाएगा। अब पुलिस देखेगी कि मामला किस प्रकार का है। मामला अगर संज्ञेय है, यानी कि अपराध आपका संज्ञेय है, तो अलग प्रावधान होंगे, अलग प्रोसीजर होंगे। और अगर अपराध पुलिस को असंज्ञेय लग रहा है तो आपको अलग तरह से प्रक्रिया आपकी चलेगी। अब संज्ञेय और असंज्ञेय क्या होते हैं, इनको समझिएगा। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। अर्थात संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में। लिख रहा हूं, इसमें पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी कि पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकते हैं। अभियुक्त क्या होता है? जब तक किसी व्यक्ति पर कोई अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक वह अभियुक्त होता है। जो कस्टडी में रहता है, जो हिरासत में रहता है, वो अभियुक्त होता है। और जैसे ही अपराध सिद्ध हो जाता है तो वह अपराधी बन जाता है। तो किसी अभियुक्त को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के अगर गिरफ्तार कर सकता है पुलिस अधिकारी तो वे आपके संज्ञेय अपराध होते हैं। और इसमें जस्ट इसका विपरीत है। इसमें जो गिरफ्तारी होती है अभियुक्त की वो मजिस्ट्रेट के वारंट के आधार पर होती है। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट के वारंट के आधार पर होती है। वारंट के आधार पर होती है। आमतौर पर अगर हम भाषा में देखें तो संज्ञेय अपराध को कहा जाता है गंभीर अपराध और इनको कहा जाता है कम गंभीर अपराध। यानी कि ये गंभीर अपराध होते हैं और ये आपके कम गंभीर अपराध होते हैं। इसके तहत जो मामला दर्ज होता है संज्ञेय, अगर पुलिस ने देखा कि अपराध आपका संज्ञेय है तो इसमें क्या होगा? FIR होगी। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना प्रतिवेदन इसको बोलते हैं। तो इसमें FIR होगी और FIR के बाद विवेचना यानी कि इन्वेस्टिगेशन होगी। विवेचना होगी यानी कि इन्वेस्टिगेशन होगी। ये आपका अगर अपराध संज्ञेय है तो पुलिस क्या करेगी? FIR दर्ज करेगी। उसके बाद विवेचना यानी कि इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर असंज्ञेय है तो असंज्ञेय के आधार पर जो आपका मामला दर्ज होता है NCR। NCR के आधार पर मामला दर्ज होते हैं, यानी कि नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट। NCR मतलब नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट। अगर इसे हम लोग हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन। तो NCR और FIR इन दोनों की फुल फॉर्म, इसकी भी लिख रहा हूं। FIR की फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्योंकि यहां से आपकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम सूचना प्रतिवेदन। प्रथम सूचना प्रतिवेदन। तो FIR क्या है और कैसे मामलों में FIR होती है ये आपके सामने है। NCR क्या है और क्या NCR की फुल फॉर्म है, कैसे मामलों में NCR होती है ये आपके सामने है।
एक बार फिर समझ लीजिएगा, एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में बोलते हैं प्रथम सूचना प्रतिवेदन, और एनसीआर मतलब नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट, यानी कि असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन। अगर पुलिस को मामला संगीन लग रहा है, संज्ञेय लग रहा है, अब जो अपराध आपका संज्ञेय लग रहा है तो इसके तहत संज्ञेय अपराध के तहत दर्ज होगा, और उसके बाद में एफआईआर होती है, और फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी कि विवेचना होती है। लेकिन अगर आप पुलिस को असंज्ञेय मामला लग रहा है तो एनसीआर होती है, यानी कि असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट। मैंने आपको इसके दोनों के बारे में अंतर भी बताया है। अगर संज्ञेय अपराध होगा, इसमें क्या होता है कि इसमें पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, और असंज्ञेय अपराध में अभियुक्त को जो गिरफ्तार किया जाता है मजिस्ट्रेट के वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब दो सवाल आपसे बनते हैं, आप दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि क्या एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या एनसीआर को, एनसीआर मतलब असंज्ञेय अपराध को संज्ञेय अपराध में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्वेश्चन पहला है आपका, पहला जो प्रश्न है आपका ये है कि क्या एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या, ये प्रश्न नंबर 1, ये प्रश्न नंबर 2, क्या एफआईआर को हम कह सकते हैं गवाही के रूप में, या दूसरे शब्दों में हम कहें आपके एविडेंस के रूप में? क्या एफआईआर को एविडेंस या साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या नहीं? दोनों क्वेश्चन आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। पहला सवाल है कि क्या एनसीआर को एफआईआर में, एनसीआर नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट को एफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है क्या एफआईआर को एविडेंस मतलब साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या नहीं? तो आप लोग पहले क्वेश्चन के बारे में सुनिए। पहला क्वेश्चन है एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं? जानते समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया कि मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा चीजें ज्यादा, लिखना आपको अपने से। देखो क्या होता है एनसीआर में, पुलिस ने जैसे मामला दर्ज किया, पुलिस के पास कोई मामला गया, पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला ऐसा लग रहा है कि ये असंज्ञेय अपराध है, यानी कि आपका एनसीआर वाला मामला है, एनसीआर के जो अपराध है उसका मामला है। लेकिन उसके बाद जैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जैसे उसकी जांच हुई, तो क्योंकि जांच के बाद सच्चाई पता लगती है, हमारे सामने जो सच्चाई निकल करके आते हैं सारी बातों का पता जांच के बाद लगता है। तो जांच के बाद पुलिस ने पाया कि यह मामला तो आपका गंभीर अपराध है, यानी कि संज्ञेय अपराध है। पुलिस ने जब मामला दर्ज किया था उस समय पुलिस को ऐसा लगा था कि असंज्ञेय अपराध है, लेकिन जांच के बाद पता लगा कि ये तो संज्ञेय मामला है, यानी कि संगीन मामला है। तब पुलिस क्या कर सकती है कि एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट कर सकती है, यानी कि आपका जो असंज्ञेय अपराध है उसे संज्ञेय अपराध में परिवर्तित कर सकती है। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला ऐसा लगे कि असंज्ञेय अपराध है, लेकिन जांच के बाद पता लगता है कि यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी का अपराध है। तो बिल्कुल यहाँ क्या किया जा सकता है? एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब एफआईआर के बाद क्या होता है मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, क्या एफआईआर को एविडेंस यानी कि साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? इसको भी आप लोग समझने की कोशिश करना। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चाकू लगा है या किसी व्यक्ति को गोली लगी है और वह घायल अवस्था में पुलिस थाने पहुंचता है, और पुलिस थाने पहुंचने पर वह अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है, यानी कि उसने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस थाने पहुंचकर उसने एफआईआर दर्ज कराई है। अब एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस क्या करेगी? उसको इलाज के लिए अस्पताल भेज देगी, क्योंकि वह व्यक्ति घायल है। अब जब उसको अस्पताल भेज दिया जाएगा तो इलाज के दौरान ऐसा हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। जब इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुलिस क्या करेगी? उसकी जो एफआईआर थी इसको मृत्युकालिक
कथन के रूप में ले लेती है, इसके रूप में प्रयोग कर सकती है। तो ये मामला है कि एफआईआर को एविडेंस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। घटना जब इस प्रकार की कोई होगी तो यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, घायल वह खुद था, अपनी एफआईआर खुद कराई है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है, यानी कि वह इस दुनिया से चला जाता है। तो उसकी एक तरह से साक्ष्य है या उसकी एक तरह से एविडेंस के रूप में क्या किया जाएगा, बस यही जो आपकी है ना, आपको मृत्यु वाली कथन है, यही उसका एक तरह से गवाही वगैरह ये सारी चीजें मिल सकती है। यही से उसका एक तरह से साक्ष्य महत्व सामने निकल करके आता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एक आपसे दूसरे शब्द में, क्या एफआईआर का साक्ष्यिक महत्व हो सकता है या एफआईआर का साक्ष्यिक महत्व है या नहीं है? बिल्कुल है। एफआईआर कभी कभी साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती है, इसलिए एफआईआर का साक्ष्यिक महत्व भी है, साक्ष्यिक महत्व भी होता है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन थे, आपसे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आप उनको सारी चीजों को समझते हुए नोट करते हुए चलो आगे। हम लोग अगले पॉइंट पर बात करते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक घटना और सुनिएगा कि जैसे भारत में अगर 7 वर्ष का कोई बच्चा है और वह कोई अपराध कर देता है तो वह किस अपराध का भागी होगा, उसे सजा क्या मिलेगी? तो 7 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे को भारत में कोई भी सजा नहीं मिलेगी। उससे अगर कोई अपराध हो जाता है उसको बोला जाता है डॉली इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स यानी कि अबोध, इसको अबोध बोला जाता है। अगर भूलवश कोई इससे हो जाता है तो इसको एक तरह से डॉली इन कैपेक्स बोला जाता है, अबोध बोला जाता है। इसको कोई भी सजा का प्रावधान नहीं होगा, इस बच्चे को कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। जो 7 वर्ष का होगा या इससे कम होगा, 7 वर्ष इससे कम होगा, तो इसको आपको अबोध बोला जाता है, इसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अब एक और समझिएगा आप लोग, एक है आपका अपराध दंड के सिद्धांत। अपराध दंड के सिद्धांत, अपराध दंड के कुछ सिद्धांतों पर चर्चा हम लोग करते हैं कि क्या क्या सिद्धांत होते हैं। जैसे पहला होता है आपका, इसको मैं एक बार रख दूंगा, पहला सिद्धांत आपका होता है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत देखो कैसा होता है। इसका सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है बदला लेना, बदला लेना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का हाथ काटा है तो वह व्यक्ति उसका हाथ काट दिया जाए, काट दे। अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ी है तो बदले में उसकी आंख फोड़ दी जाए। अगर किसी ने किसी का सर फोड़ा है तो उसका सर फोड़ दिया जाए। यह आपका प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहलाता है या बदला लेना कहलाता है। तो ये आपका अपराध दंड के सिद्धांत है। ये भारत में प्रचलित नहीं है और ये विश्व में भी बहुत कम प्रचलित है। दूसरा होता है आपका एक अलग से सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत भारत के साथ साथ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलन है। इसका समझिएगा, इसमें मामला क्या होता है। इसमें क्या होता है, आप लोग 2 घटना को समझिएगा, सुधारात्मक सिद्धांत आपकी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो कई दिन से भूखा है, वह एक होटल में जाता है और वहां खाने की चोरी कर लेता है। अब उसने चोरी की है, यानी कि एक तरह से उसने अपराध किया है। चोरी की परिभाषा मैंने आपको बता दी, तो वह भी अपराधी है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति किसी के घर में सेंध लगा करके चोरी करता है तो वह भी आपका अपराधी हुआ। लेकिन क्या दोनों अपराधियों को या दोनों चोरों को एक ही श्रेणी में रखा जाएगा? जी नहीं, ये दोनों अलग अलग श्रेणी में रखे जाएंगे। एक व्यक्ति ने परिस्थिति वश आकर के अपराध किया, परिस्थिति वश आकर के चोरी की है, लेकिन एक व्यक्ति ने जानबूझकर अपराध करने की कोशिश की, जानबूझकर अपराध किया है। ये आपका सुधारात्मक सिद्धांत है। भारत एक लोक कल्याणकारी देश है, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, भारत एक लोक कल्याणकारी देश है। भारत सरकार का, भारतीय संविधान का ये कहना है कि उन परिस्थितियों को ही समाप्त कर दिया जाए जिनसे कोई व्यक्ति अपराधी बनता है, क्योंकि कोई अपराधी कभी पैदा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के वश में आकर के, किसी भी परिस्थिति के संपर्क में आकर के अपराधी बनता है। अगर उन परिस्थितियों को ही समाप्त कर दिया जाए जिससे अपराधी बनते हैं, अपराधी पैदा होते हैं, तो एक तरह से अब अपराधी नहीं बनेंगे। आप ऐसा समझिएगा, कोई परिस्थिति वश कोई व्यक्ति मारपीट करता है,
मजबूरी में उसे मारपीट करनी पड़ जाती है और इस कारण से वह 1 साल जेल में रह आता है। तो अब से पहले तो वह व्यक्ति अगर अपराधी था या नहीं था, लेकिन 1 साल जेल में आने के बाद वह एक खुकार अपराधी बन जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों को ही समाप्त कर दिया जाए जो एक तरह से अपराधियों को पैदा करते हैं, जिसके कारण अपराधी जन्म लेते हैं। ये आपकी सुधारात्मक सिद्धांत कहलाता है, यानी कि एक तरह से सुधार की आवश्यकता जो होती है, यानी कि सुधारने की जो एक तरह से कवायद की जाती है, ये आपका सुधारात्मक सिद्धांत कहलाता है। एक तीसरा होता है आपका नैसर्गिक सिद्धांत। नैसर्गिक सिद्धांत, नैसर्गिक सिद्धांत क्या कहलाता है? ये कहता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको पहले सुन लिया जाना चाहिए, आपको उसके बारे में इत्तला दी जानी चाहिए, आपको उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। ये कहता है कि आपने अगर अपराध किया है तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने अपराध किया तो आपको भी सुनना चाहिए, आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये आपका नैसर्गिक सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जाता है कि अगर आप किसी मामले में अपराधी है तो उस मामले में आप जज नहीं हो सकते, यानी कि अपने अपराध का फैसला आप स्वयं नहीं कर सकते। ये आपका नैसर्गिक सिद्धांत कहलाता है। तो ये कुछ अपराध दंड के सिद्धांत थे। आई होप आपकी समझ में आज की क्लास आई होगी। आज हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की है, आगे हम लोग इसमें विस्तृत चर्चा भी करते हुए चलेंगे। कुछ आपकी धाराएं बहुत सारी है, बहुत सारे अधिनियम है, एक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सब पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। आप लोग इनको अच्छे से नोट करते हुए चलना। इनके बारे में मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स बताए हैं आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल्स, क्योंकि थ्योरेटिकल आपके एग्जाम्स में आने वाला नहीं है। जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, अगर आपने अच्छे से उदाहरण समझे हैं तो भी आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, उनके आधार पर और एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद।